हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक यूनाइटेड चार्टर खुला हुआ है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम यूएन का चार्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे सबसे पहले कि ये जो यूनाइटेड नेशन था ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इसके पीछे की क्या रीजनिंग रही है और ऐसी क्या सिचुएशन आई कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमको इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो बात तब की है जब 1945 में हमारा 1939 से 1945 तक बेसिकली हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो 1945 के बाद कंडीशन ऐसी टेरिफाइंग कंडीशन हमें देखने को मिली कि लोगों ने या स्टेट्स ने ये डिस्कस किया कि इस तरीके का ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इस तरीके का ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि इस तरीके की जो भी वॉर लाइक सिचुएशन हुई वो दोबारा ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो थी वो अपने पर्पस को फुलफिल करने में इनकैपेबल रही, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ये सोचा गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये तो हमें समझ में आया कि क्यों इस्टेब्लिश किया, क्या इसका रीज़न है। तो यही था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करे। तो इसका यही मेन मोटो रहा और इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो मेन वो था कि जो चार्टर था इसको अडॉप्ट किया गया था 25 जून 1945 को, लेकिन इफ़ेक्ट में ये कब आता है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हो गया इसके पीछे की जो भी कहानी थी वो एक समरी मैंने आपको बता दी। लेकिन हमें यहाँ पे चार्टर डिस्कस करना है। चार्टर से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनेंगे, कौन कौन से आर्टिकल से बनेंगे, मैं सिर्फ वही आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको एक आउटलुक ले लेना है, एक इसका पूरा व्यू समझ में आ जाना चाहिए कि इस चार्टर में दिया क्या क्या है। चार्टर जो है आपका वो एक प्रिएम्बल से स्टार्ट होता है। जैसे हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हमें प्रिएम्बल देखने मिलता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। प्रिएम्बल से आपका चार्टर स्टार्ट होगा। इसमें आपके टोटल 19 चैप्टर दिए हुए हैं और 19 चैप्टर्स में ही पूरे आपके आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, जिसमें 111 आर्टिकल हैं। तो क्या पूरा 111 आर्टिकल हमको पढ़ना है? नहीं, पूरे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ ये जान लेना ज़रूरी है कि किस आर्टिकल में क्या दी हुई हैं, की पॉइंट जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको पूरा का पूरा डिट्टो लाइन भी नहीं पढ़ना है। तो अब हम शुरू करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको खुद आइडिया होती जाएगी। वही चीज़ आपको पढ़नी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्रिएम्बल क्या कहता है कि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। तो इसका जो प्रिएम्बल है वो ये वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक। ये आप एक बार इसे गो थ्रू हो लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या कह रहा है? पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आर्टिकल 1 जो होता है वो पर्पस की बात करती है। तो इस यूएन का पर्पस क्या होगा? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये पहला हो जाता है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा आता है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एमंग नेशन। जो नेशन हैं, जो इसकी पार्टीज़ हैं, वो एक फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करेंगी आपस में, एंड रिस्पेक्ट करेंगी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स की, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, एंड टू टेक स्ट्रेंथ एंड यूनिवर्सल पीस को ये प्रमोट करेंगी। फिर जो 3 है वो कहता है कि टू अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अचीव करेंगी और विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा, चाहे वो रेस हो, सेक्स के बेसिस पे हो, लैंग्वेज पे हो या रिलीजन पे हो, ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में हमने पर्पस पढ़ लिया। एक और बचता है पर्पस। नंबर 4 क्या कह रहा है? हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन एंड। तो हमने आर्टिकल 1 में बेसिकली क्या पढ़ा? पर्पस पढ़ा। आर्टिकल ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम पर्पस पढ़ते हैं।
फिर आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल दी हुई हैं जिनको फॉलो करना है। तो उसमें है कि द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरन इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, सोवरन इक्वलिटी पे काम करना, ठीक। और सारे जो मेंबर हैं, ऑल मेंबर, वन सेकेंड, ऑल मेंबर इन ऑर्डर टू इंश्योर टू ऑल देम राइट्स एंड बेनिफिट रिजल्ट इन द मेंबरशिप, ठीक। एक ये हो जाता है सेकेंड वाला। फिर आता है सब क्लॉज 2, all members shall settle their international dispute by peaceful mean in such a manner the international peace and security and justice are not, one second, ठीक। ये हो गया पीसफुल सेटलमेंट करने का जो भी जो मीडियम दिया हुआ है, जैसे मीडिएशन है और कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू पीसफुल तरीके से अपने अपने डिस्प्यूट को इनको सॉल्व करना है। फिर आता है 4th नंबर पे क्या है, इसमें आपका ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन दियर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि रिफ्रेन करेंगी, जितने भी मेंबर हैं इस UN के, वो एक दूसरे से के इंटरनेशनल रिलेशन से रिफ्रेन करेंगी, उनको थ्रेट नहीं पहुंचाएंगी, फोर्स नहीं यूज़ करेंगी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बना के रखेंगी, ठीक। तो ये चीज़ तो हो गया 4। अब इसका 5 क्या कह रहा है, ऑल मेंबर्स शैल गिव द यूनाइटेड नेशन एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि दे विल बी एबल टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी and they will have harmonizing kind of relation with each other. That is why it is necessary that such kind of measure must be taken by the state party. तो ये तो हो गया 5। and 6 क्या कह रहा है, the organization shall ensure that state which are not member of the United Nations act in accordance with the principle. अब ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंश्योर करेगा कि जो स्टेट पार्टी हैं UN की, वो तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करेंगी ही, सारी चीज़ों को, सारे जो भी मीजर्स दिए हैं यूनाइटेड नेशन ने उनको फॉलो अप करेंगी। लेकिन ऐसे स्टेट जो इनके मेंबर नहीं हैं, वो भी यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगी, हेल्प करेंगी एक हिसाब से। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम 7 पे आते हैं। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 2 के कौन से सब क्लॉज में डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, राइट। तो पूछ लेगा, तो आपका जो है 2(7) में दिया हुआ है डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन, मतलब डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में एक स्टेट दूसरे स्टेट के डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगी, सीधा सीधा मतलब इसका यही हुआ, इंटरवेन नहीं करेंगी या इंटरफेयर नहीं करेंगी किसी भी मैटर में, किसी की डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे, जिसमें मेंबरशिप की बात की गई है, राइट। अब इसमें मेंबरशिप कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट को मेंबरशिप देगा, क्या क्या उसमें दी गई हैं और क्या क्या उसमें मेजर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब चैप्टर 2 क्या कहता है मेंबरशिप के बारे में, हाँ, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन शैल बी द स्टेट विच हैविंग पार्टिसिपेटेड इन द यूनाइटेड नेशन। अब ओरिजिनल मेंबर तो वो होंगे ही जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने साइन किया था इस UN चार्टर को, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे, जब इन्होंने साइन किया, डिक्लेरेशन किया 1 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को पे, तो ही से ये इनका हो जाएगा, स्टेट पार्टी बन जाएंगी। अब आता है आर्टिकल 4 क्या कहता है, मेंबरशिप द यूनाइटेड नेशन इज़ ओपन टू ऑल अदर, जो पीस कौन कौन ऐसे स्टेट हैं जो कि UN के बन सकते हैं मेंबर, ऐसे स्टेट जो पीस लविंग हो वो, और जिनके जो विलिंग हो कि वो यूनाइटेड नेशन के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करेंगी। फिर आता है 2 वाला, ये क्या कह रहा है इसमें आर्टिकल 4 का, admission of any such state to member in the United Nations will be effected by the decision of the General Assembly on the recommendation of Security Council।
तो इसमें क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन की जो मेंबरशिप होगी वो जनरल असेंबली के थ्रू होगी, और कौन करेगा? रिकमेंड सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 5 पे। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट सच प्रिवेंटिव और इन्फोर्समेंट एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल मे बी सस्पेंडेड। अब यहाँ पे आर्टिकल 5 से आपके क्वेश्चन ये बनते हैं कि सस्पेंशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, राइट? सस्पेंशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आपका आर्टिकल 5 जो है वो सस्पेंशन की बात करता है, और सस्पेंशन वो भी कब किया जाता है? जब ऐसा देखा जाता है कि कोई जो मेंबर स्टेट हैं यूएन की, अगर वो अकॉर्डिंग टू दी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन अगर नहीं चल रही हैं, तो उनको कुछ पर्टिकुलर ऑफ टाइम या टाइम पीरियड के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? आर्टिकल 6 में एक्सपल्शन की बात करता है, एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। एक्सपल्सन कब होगा? वही चीज़ है, अगर वो परसिस्टेंटली वायलेट कर रही हैं यूएन के प्रिंसिपल को, तो उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा। और एक्सपल्सन का कैसे होगा? बाय जनरल असेंबली रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये हो गया आर्टिकल 6। अब हम आते हैं आर्टिकल 7 पे। तो आर्टिकल 7 के लिए चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। चैप्टर 3 में बेसिकली ऑर्गन्स की बात कर रहा है। ऑर्गन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन मिलेंगे यूनाइटेड नेशन के, और यहाँ से आपको पता चलता है कि कितने इनके ऑर्गन हैं, और कौन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या किसका काम है। अब यहाँ पे आर्टिकल 7 जो कह रहा है, देयर आर एस्टेब्लिश एज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसमें कि जनरल असेंबली है पहला, सिक्योरिटी काउंसिल है दूसरा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको हम इकोसॉक भी कहते हैं, और एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मुझे लग रहा है टेक्स्ट आपका हाँ ये हाइड हो गया है, मैं बोल दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड 6 जो है सेक्रेटरीट। तो ये बेसिकली 6 ऑर्गन हो गए। कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गन। और सच सब्सिडियरी ऑर्गन एज मे बी फाउंड नेसेसरी मे बी इस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। अगर यूएन को लगता है तो वो चाहे तो एक सब्सिडरी ऑर्गन भी बना सकती हैं, जो कि इनको असिस्टेंस में काम, जो इनके एक असिस्टेंट की तरह काम करेंगे। जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उनके असिस्टेंस के लिए सब्सिडरी ऑर्गन को भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। फिर आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन shall place no restriction on the eligibility of men and women to practice in any capacity under condition of equality in its principle, right, and subsidiary organ। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 8 जो है इसका एक और नाम होता है जो जेंडर इक्वलिटी भी इसको हम कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी, राइट। तो ये जो आर्टिकल 8 है ये जेंडर इक्वलिटी की भी बात करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम जनरल असेंबली, अब यहाँ से एक एक सब्सिडरी ऑर्गन को हम पढ़ेंगे। तो जनरल असेंबली की कंपोजिशन है, इसमें पहला है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? द जनरल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली में क्या है, कौन कौन मेंबर हैं? वो सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन के जो पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम पे जब सैन फ्रांसिस्को में ये साइन किया गया था चार्टर, तभी से ये जनरल असेंबली के वो सारे मेंबर बन जाएंगे। जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो जनरल असेंबली के भी मेंबर बन जाएंगे। फिर 2 क्या कह रहा है? ईच मेंबर शैल हैव वन नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर हैं सबके पास 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हर एक मेंबर के 5 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
नेक्स्ट क्या है आपका आर्टिकल 10 किसकी बात कर रहा है, फंक्शन एंड पावर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आर्टिकल 10 आपका जनरल असेंबली के फंक्शन एंड पावर की बात करेगा बेसिकली। तो जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन और एनी मैटर with the scope of the present charter or relating to power and function of any organ and except as provided in Article 12 make recommendations to the members of the United Nations or the Security Council or both such question. Okay. ठीक, तो इसमें क्या दिया है कि जनरल असेंबली जो होगी वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मैटर हो, तो उस पर डिस्कस कर सकती हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 11 पे। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, तो जनरल असेंबली में कंसिडर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन की बात हो रही है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जनरल असेंबली कंसिडर करेंगी। कोऑपरेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें को। और फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो डिसआर्मामेंट के बारे में बात की जा रही है कि डिसआर्मामेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो जनरल असेंबली जो है उसका रिकमेंडेशन ले सकती हैं, उनको देख सकती हैं कि कौन किस हिसाब से काम कर रहा है। वो सारी चीज़ें आप एक बार इनसे गो थ्रू हो लीजिएगा एक बार। फिर ये जनरल असेंबली में कॉल अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सिचुएशन इंटरनेट, मतलब जनरल असेंबली अगर चाहेंगी तो सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन वगैरह लेना और सिचुएशन को देखना, अगर कोई इंडेंजर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होने वाली है तो उसको देखना। पावर ऑफ द जनरल असेंबली सेट फोर्थ इन आर्टिकल नॉट लिमिटेड एंड जनरल स्कोप ऑफ 10, ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पावर वो चाहे एक्सरसाइज कर सकती हैं जनरल असेंबली। फिर आते हैं हम ये आप स्किप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट आर्टिकल इसमें क्या हो सकता है, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है, जनरल असेंबली शैल कंसीडर एंड अप्रूव द बजट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल असेंबली का जो बजट का पावर है वो कहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल 17 में ही आपको बजट के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं कि जनरल असेंबली शैल कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बजट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जनरल असेंबली कर सकती है। एंड एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी बोर्न बाय द members of the apportioned by the general assembly। ये फिर the general assembly shall consider and approve any financial budgetary arrangement with specialized agency referred in article 57 administrative budget। तो बेसिकली ये बजट से रिलेटेड आर्टिकल 17 में आपको दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब वोटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वोटिंग कैसे होगी, ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव 1 वोट। जनरल असेंबली के जो भी मेंबर हैं सबके पास 1 वोट का पावर है। और इसमें आगे क्या है कि जनरल असेंबली ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शैल बी मेड बाय 2/3 मेजॉरिटी। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब प्रेजेंट एंड जो मेंबर्स हैं जितने वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनका 2/3 का मेजॉरिटी लिया जाएगा वोटिंग के टाइम पे। फिर आता है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस, क्या भाई मेंटेनेंस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने से रिलेटेड जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। फिर 3 कहता है डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चन इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी। यहाँ पे भी 2/3 मेजॉरिटी का ही केस चलेगा, चाहे आपका क्वेश्चन इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल कैटेगरीज का हो या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो जनरल असेंबली का 2/3 का जो है वो प्रोसेस चलेगा। फिर ये चीज़ भी याद रखनी ज़रूरी है कि जनरल असेंबली के पास 1 वोट का पावर है। ये चीज़ ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव 1 वोट, सारे जितने भी मेंबर हैं उनको 1 वोट का प्रोविज़न इसमें दिया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन is an arrears in the payment of its financial contribution to the organization shall have no vote। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल असेंबली की जो मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर होते हैं जो भी स्टेट होते हैं, वो बेसिकली उनको अगर उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है 2 साल तक ना, अगर उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है 2 साल तक, तो उनका क्या होगा कि ये जो वोट करने का जो पावर होता है वो
ले लिया जाता है, तब उनके पास वोटिंग का पावर नहीं रह जाता है। अगर उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है मनी से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अगर उन्होंने नहीं किया है, तो उनका वोटिंग पावर ले लिया जाएगा। और ये 2 ईयर का है आपका दिया हुआ है, अगर 2 साल से वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो। अब आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 से स्टार्ट होगा। प्रोसीजर में दिया है कि द जनरल असेंबली शैल मीट इन रेगुलर एनुअल सेशन एंड इन सच स्पेशल सेशन एज ओकेजन में रिक्वायर्ड स्पेशल सेशन शैल बी convoked by the सिक्योरिटी काउंसिल और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 20 क्या कह रहा है कि सेशन की बात कर रहा है। इसमें जनरल असेंबली हमेशा रेगुलर एनुअल सेशन कंडक्ट कराएंगी अपना अपना, और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। ये हो गया 20। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, द जनरल असेंबली शैल अडॉप्ट इट्स ओन रूल ऑफ प्रोसीजर, इट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर ईच सेशन। तो इसमें क्या है कि जनरल असेंबली का अपना खुद का जो प्रोसीजर होगा वो उसको अडॉप्ट करेंगे, और इट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर ईच सेशन, जो भी सेशन होगा उसके लिए अपना प्रेसिडेंट वो खुद इलेक्ट करेंगे। 22 क्या कह रहा है, जनरल असेंबली में एस्टैब्लिश एंड such subsidiary organ as it deemed necessary for the performance of its function। इसमें क्या है कि जनरल असेंबली अगर चाहे तो अपना सब्सिडरी ऑर्गन को भी बना सकती हैं, और अपने परफॉर्मेंस और पावर को फंक्शन में लाने के लिए। तो ये सब्सिडरी ऑर्गन फॉर्मेशन का आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। फिर आता है कंपोजिशन, 1 सेकेंड, हाँ, चैप्टर 5 जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रही है। चैप्टर 5 में हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन आर्टिकल 23 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि कितने मेंबर हैं इसमें। सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 15 मेंबर्स होंगे, राइट। अब इसमें 15 मेंबर्स में से 15 मेंबर अगर हैं तो 5 तो परमानेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो टेम्पोररी नेचर के होंगे। और ये जो 10 मेंबर होंगे ना, ये 2 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और 5 जो मेंबर हैं वो तो परमानेंट हमेशा रहते ही हैं। अब जो 5 मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं जो परमानेंट है, आइए उसको देखते हैं। उसमें आपका कौन कौन आएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ग्रेट ब्रिटेन, Northern Ireland and the United States of America shall be permanent member of the Security Council. General Assembly, 1 second. General Assembly member of the United Nations to be non-permanent member of the Security Council, due regard being specially paid first turns to United Nations to maintenance of international peace and security। वही चीज़ है, for other purpose organization also take equitable। तो यहाँ पे वही है जो मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर होंगे आपके, और 5 जो होंगे वो परमानेंट होंगे, 10 जो होंगे वो नॉन परमानेंट होंगे, वो टेम्प्रोरी होते हैं। फिर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड टर्म ऑफ 2 ईयर, ये मैंने आपको बता दिया, 2 साल के लिए ही ये इलेक्ट होते हैं। और ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सबके पास 1 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर थे उनके पास 1 रिप्रेजेंटेटिव हमने पढ़ा, लेकिन जब हम जनरल असेंबली का पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो उनके पास कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, ईच मेंबर के पास 5 रिप्रेजेंटेटिव थे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको आर्टिकल 23। अब आते हैं हम आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 आपका क्या कह रहा है, फंक्शंस एंड पावर, वो भी किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। इसमें क्या उनके फंक्शन पावर है, इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर कन्फर ऑन सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी वही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और इंटीग्रिटी एंड एक दूसरे के डोमेस्टिक रिलेशन में या डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में नहीं हस्तक्षेप करना है। तो वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोग पढ़ते आए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल से सबमिट एनुअल एंड व्हेन नेसेसरी स्पेशल रिपोर्ट जनरल असेंबली। तो सिक्योरिटी काउंसिल किसको एनुअल रिपोर्ट वगैरह सबमिट करती हैं, वो जाता है
आपके जनरल असेंबली को। फिर डिस्चार्जिंग दिस ड्यूटी सिक्योरिटी काउंसिल शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगी तो वो किसके पर्पस एंड प्रिंसिपल के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के। तो आर्टिकल 24 इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर यू ऑल, यहाँ पे आपको ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 25। 25 में क्या कह रहा है? 25 is talking about membership of the United Nations agree to accept and carry out the decision of the Security Council in accordance with the present charter। जो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो किसके अकॉर्डिंग वर्क एंड फंक्शन करेंगे? सिक्योरिटी काउंसिल के अकॉर्डिंग, जो कि चार्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26। 26 क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू प्रमोट, 26 में है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विद द लीस्ट diversion for armament of the world's human and economic council shall be responsible for formulating the assistance of the military staff committee। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मिलिट्री स्टाफ कमेटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन है? तो मिलिट्री स्टाफ कमेटी रिफर्ड इन आर्टिकल 47, वो तो आगे हम पढ़ेंगे, ये वैसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। टू सबमिट द मेंबर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम रेगुलेशन ऑफ आर्मामेंट, वही है, यहाँ पे कैसे वर्क कर रही हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं वोटिंग पे। ठीक, तो वोटिंग में क्या दिया हुआ है आपका? आर्टिकल 27, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें क्या है? ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट, ये इंपॉर्टेंट है, जान लेना। डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर शैल बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर। यहाँ पे 9 मेंबर का अफर्मेटिव वोट होना ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल का कोई डिसीजन लाना है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रोसीजरल मैटर होगा वहाँ पे कम से कम 9 मेंबर का अफर्मेटिव वोट होना चाहिए। ये हो गया। अब आते हैं हम, डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल अदर मैटर्स शैल बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर, ये तो बड़ा है, इंक्लूडिंग द कॉन्करिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर प्रोवाइडेड इन द डिसीजन अंडर चैप्टर 6 एंड अंडर पैराग्राफ ऑफ 3 आर्टिकल 52 एंड डिस्प्यूट अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 9 मेंबर की अफर्मेटिव वोट होना ज़रूरी है। ये हो गया आपका आर्टिकल 27। नाउ आई विल जम्प टू आर्टिकल 29, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप आर्टिकल 28 बट आर्टिकल 29 इज़ इम्पॉर्टेंट। The Security Council may establish such subsidiary organ as it deems necessary for the performance of its function। हमने इसके पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी काउंसिल के पास सेम पावर है कि अगर उनको लगता है अपने फंक्शन को और अच्छा से परफॉर्म करना है तो दे कैन स्टैब्लिश सब्सिडरी ऑर्गन। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल 29 तक। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के चैप्टर और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।